आईबीपीएस क्लरिकल का जो रिक्रूटमेंट है उसको अभी होल्ड पर कर दिया गया और इसी बीच आईडीबीआई में एग्जीक्यूटिव्स की वैकेंसीज निकल कर आई हैं और काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स के मन में ये बात आ रही है, क्या इज़ इट वर्थ अप्लाइंग फॉर आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट। क्योंकि आईडीबीआई जो है वो एक प्राइवेट बैंक हो चुका है, आगे चल के और प्राइवेटाइज्ड इफेक्टिवली होने वाला है, तो क्या हमें अब आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आज आपसे इस बारे में डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ लोकसभा में बैंक प्राइवेटाइजेशन पर कुछ बातें डिस्कस हुई हैं, क्या क्या बातें डिस्कस हुई हैं वो डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ पीसीए फ्रेमवर्क को लेकर आरबीआई गवर्नर ने कुछ बातें कही हैं, उन मुद्दों पर भी आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले तो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट की। देखिए बेसिकली आप आईडीबीआई का जो एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट है इसको आप आईबीपीएस क्लरिकल के बराबर कंपेयर कर सकते हैं, ओनली इफ़ कि आईबीपीएस क्लरिकल की जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें जो जॉब आपकी होगी वो परमानेंट होगी। अभी हाल फिलहाल जिस किसी भी बैंक में आप रिक्रूट होते हैं क्योंकि वो नेशनलाइज्ड बैंक्स के लिए है, लेकिन जो आईडीबीआई की जो रिक्रूटमेंट है वो एक टेम्परली और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हो रही है। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज्ड हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जॉब लगेगी तो क्या हमें 1 साल बाद निकाल दिया जाएगा। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एग्जीक्यूटिव की जॉब है मैं आपको बता दूं, ये एक ऑफिसर रैंक की जॉब है इस आईडीबीआई के अंदर, जो कि असिस्टेंट मैनेजर बनने से पहले एक आपको कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस पर रखना चाहते हैं। आईडीबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में ये चीज़ क्लियर कर दी है कि जो रिक्रूटमेंट है वो पूरा का पूरा आईडीबीआई मैनेजमेंट करेगा। एक ओपन टेस्ट के द्वारा आईडीबीआई ने कोई भी रिक्रूटिंग एजेंसी को हायर नहीं किया है जो उनका ये रिक्रूटमेंट करवाएगी। यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक एग्ज़ाम होगा 150 नंबर का जिसको आपको क्रैक करना होगा 90 मिनट में, और अगर आप उसको क्रैक करते हो 920 वैकेंसीज़ हैं ओवरऑल, तो आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आईडीबीआई में एक एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिलेगी जिसमें वो आपको पहली साल 29,000 रुपये, दूसरी साल 31,000 रुपये और तीसरी साल 34,000 रुपये पे करेंगे। हर साल बाद आपका एक रिव्यू होगा आपकी परफॉर्मेंस का, उसके हिसाब से आपका 1-1 साल करके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सटेंड किया जाएगा, और जब आप 3 साल कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपको एक ई लर्निंग सर्टिफिकेट्स कई सारे होते हैं उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और आईडीबीआई के कुछ इंटरनल टेस्ट होंगे उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी। तो ऐसे में बात अब आती है कि जो लोग भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो आईबीपीएस नहीं निकाल पा रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है। आप ये मत देखिए कि बैंक प्राइवेट है गवर्नमेंट है, अगर आपको जॉब चाहिए है तो डेफिनेटली मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट के लिए ज़रूर जाएँ, क्योंकि प्राइवेट बैंक है ये, लेकिन जिस हिसाब से प्रोग्रेस कर रही है डेफिनेटली आगे चलकर ये अच्छी बैंक बनेगी, और अगर ये एक अच्छी बैंक बन जाएगी तो डेफिनेटली ये एम्प्लॉइज़ के जो भी बेनिफिट्स हैं उनको अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी। तो आईडीबीआई के एम्प्लॉय बनना कोई बुरी बात नहीं है आज के दौर में, अगर आपकी एज है और आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीसीए की। तो आरबीआई की जो गवर्नर हैं उन्होंने कहा है कि जो 3 बैंक्स अभी पीसीए के अंडर में है, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक्स अभी पीसीए के बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स जो कि पीसीए के बाहर आने के लिए होते हैं उनको अभी अचीव नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि आरबीआई जो है वो समय समय पर इनके जो रेगुलेशंस हैं उनको वो गाइड करता रहेगा, और जैसे ही सारे ही फिटमेंट्स फार्मूला में जो कि पीसीए फ्रेमवर्क के होते हैं उसमें अगर ये तीनों ही बैंक्स फिट बैठते हैं तब जाकर ये सारे के सारे बैंक्स जो हैं वो पीसीए के बाहर आ जाएंगे। अब पीसीए के बाहर आने पर इंडियन ओवरसीज़ बैंक की एक न्यूज़ मैं आपसे के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि जितने भी आईबीपीएस के एस्पायरेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज़ हो सकती है। इंडिया इंटरनेशनल बैंक एक मलेशिया बेस्ड बैंक है जिसमें कि 3 बैंकों का स्टेक लगा हुआ है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टेक है वो है 40%, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का है 35%, और आंध्रा बैंक जो कि अब अमालगमेट होकर यूनियन बैंक में जा चुका है उसका 25% स्टेक है। तो यहाँ पर इंडियन ओवरसीज़ बैंक के जो एमडी सीईओ हैं उन्होंने कहा था कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक अपना 35% का स्टेक जो है उसको वो इंडियन इंटरनेशनल बैंक से निकालना चाहती है, और उसको वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ओवरटेक करने के लिए बोल रही है। ऐसे में क्या होगा, उन्होंने ये कहा है कि अगर यूनियन बैंक
35% का जो स्टेक है इंडियन ओवरसीज़ बैंक का, अगर उसको परचेज़ कर लेता है तो ऐसे में इंडियन ओवरसीज़ बैंक को पीसीए के बाहर आने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये सारे फिटमेंट्स हैं पीसीए फ्रेमवर्क्स के। देखना ये है कि कब तक ये जो तीनों बैंक्स हैं वो पीसीए के बाहर निकल कर आते हैं। अब बात करते हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन की। जो लोकसभा में डिस्कशन हुआ है बैंक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, वो क्या क्या हुआ है। देखिए, एक पार्लियामेंट्री पैनल है जिसने लोकसभा में ये बात बोली है कि जो बैंक की पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो बैंक प्राइवेटाइजेशन का आधार नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी बैंक प्राइवेटाइज्ड होंगे वो इस बात पर बैंक प्राइवेटाइज्ड ना किए जाएं कि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो ख़राब हैं। उन्होंने कहा है कि बैंक की फाइनेंशियल कंडीशंस पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई हैं और आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जितने भी रेगुलेटर्स और शेयर होल्डर्स हैं वो इस बात पर ध्यान दें कि जितना भी बैंक का एनपीए है, पेंडिंग एनपीए है, उसको कैसे क्लियर किया जाए और उसकी बैलेंस शीट को क्लीन कैसे किया जाए ताकि बैंकों की जो स्थिति है वो आगे चलकर और ज़्यादा मजबूत हो। उन्होंने ये भी बोला है कि बैंक की जो एनपीए एसेट्स हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा रिपोर्ट में बोले गए हैं वो पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। जो कि 8.67 ट्रिलियन का जो बैड एसेट्स था अब वो घट के 5.77 ट्रिलियन का रह गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2018 में दिसंबर क्वार्टर में 22 में से सिर्फ और सिर्फ 2 ही बैंक थे जो कि प्रॉफिट में थे, लेकिन लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 12 में से 11 ऐसे बैंक थे जो प्रॉफिट में थे। तो फाइनेंशियल कंडीशंस जो हैं वो बैंक की ईयर बाय ईयर इम्प्रूव हो रही हैं और ऐसे में अब जो जितने भी रेगुलेटर्स हैं और शेयर होल्डर्स हैं उनको ये ध्यान में रखना है कि बैंक्स की फाइनेंशियल कंडीशंस को ऐसे ही मजबूत बनाए रखना है और इनको और आगे ले जाना है, जितनी भी पुरानी बैलेंस शीट है उसको क्लियर करके। तो दोस्तों, ये एक पॉजिटिव डिस्कशन हम मान सकते हैं जो भी पार्लियामेंट में हुआ है बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर। और ऐसे में तब जब इतनी ज़्यादा बैंक प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, क्योंकि बैंक प्राइवेटाइजेशन का जो बेसिकली आधार था वो यही था कि बैंक्स जो हैं वो लॉस में हैं और गवर्नमेंट उनको बियर अप नहीं कर सकती, तो उनके स्टेक को गवर्नमेंट सेल ऑफ करके अपने फिस्कल टारगेट्स को अचीव करेगी। तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि जो बैंक का प्राइवेटाइजेशन है वो इस बात पर ना हो, इस रिपोर्ट में बोला गया है। और वैसे भी आपको पता है कि 1 साल के लिए इसको डिफ़र कर दिया गया है। अब आगे चलकर क्या सिचुएशन बनती है, शायद कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हम लोगों के लिए निकल आए, इसी उम्मीद के साथ हम लोग अभी रहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।